आगे हम 2 दिन से आहार पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज भी हमारे बीच में आदरणीय शिवजी कुमार जी पटना बिहार से है। वो आज हमें फिर से आहार हमारा कैसा होना चाहिए, ऋतु अनुसार आहार कैसे लेना चाहिए और हमारी दिनचर्या भी कैसी होनी चाहिए और हमें भोजन में भी क्या लेना चाहिए, जो भी हमारी बीमारी है इस ऋतु अनुसार और कोई भी समस्या है, तो इसका आज हमारा पूरा निराकरण करेंगे। आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय शिवजी कुमार जी को मैं पटना बिहार से उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, आपका स्वागत है। ओम जी, नमस्ते सभी को। जी ओम भाई साहब। सभी भाई बहनों को जो जुड़े हैं इसमें कार्यक्रम से और जो आयोजन में लगे हैं, हमारी बहन रंजना जी और भोपाल मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनको भी बहुत बहुत नमन प्रणाम। और आज इन्होंने योग कराया, एक नए तरीके से लोगों ने देखा और सीखा, तो उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, सबको प्रणाम। ओम। तो आज हम चर्चा करना है आहार पर। तो आइए सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को याद करें जिनके कारण हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम। देखिए, आहार विहार दिनचर्या ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और स्वस्थ रहने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 स्तंभ बताए गए हैं। इसकी चर्चा हुई है आयुर्वेद में भी, योग में भी, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगा भवति दुःखम्। तो आहार विहार यदि हमारा युक्ति युक्त नहीं है तो हम चाहे कुछ भी कर लें, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हम प्रतिदिन योग करते हैं, प्रतिदिन आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुप्रेशर करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारा यदि आहार विहार ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, तो हम स्वस्थ रहने की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस संबंध में हम लोगों ने परम पूज्य स्वामी जी से जो कुछ सीखा है, जो कुछ जाना है, और उनकी पुस्तकों में जो कुछ उल्लेख किया गया है, उसी के आधार पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात होती है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कब सोएं, कब उठें, कब जागें, अगर हम योग से जुड़े हैं, कब खाएं। तो दिनचर्या की बात जहाँ तक है, उसमें जो योग करना चाहते हैं प्रतिदिन नियमित रूप से, तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि सुबह उनका पेट साफ होना चाहिए। तो सुबह पेट साफ क्या होगा, कैसे होगा, इसके पीछे एक सोच है, एक विचार है, एक उसमें बताया गया है कि जो सुबह योग करना चाहते हैं तो उनके लिए भोजन, रात्रि का भोजन का समय क्या होना चाहिए। रात्रि का भोजन का समय, उत्तम समय जो बताया गया है वो 7 से 8 है और मध्यम समय 8 से 9 है।
मतलब यदि अगर 7 से 8 के बीच में आपने भोजन नहीं कर पाया तो आप 8 से 9 के बीच में कर लें। और 9 के बाद यदि भोजन करते हैं किसी भी कारण से, चाहे अपने व्यवसायिक कारणों से या अपने और भी किसी कारण से, तो आप की दिनचर्या थोड़ी गड़बड़ होगी निश्चित रूप से। तो ये एक जरूरी बात है कि जो भी सुबह जल्दी उठना चाहते हैं उनको सुबह रात संध्या में 7 से 8 के बीच में भोजन जरूर लेना चाहिए। और अगर किन्हीं कारण से उस समय में नहीं ले सके तो 8 से 9 के बीच में ले लेंगे भोजन। और 9 के बाद यदि कुछ लेना पड़ा, जरूरी हुआ कभी अपवाद रूप में, तो बिल्कुल नाम मात्र के लिए, ताकि क्षुधा मिट जाए, पेट भरने के लिए नहीं, क्षुधा मिट जाए, हल्का भोजन, बिल्कुल हल्का भोजन अपवाद रूप में ले सकते हैं। तो ये तो कुछ जरूरी बातें हैं। सुबह उठने की बात तभी कर सकते हैं जब हम समय पर भोजन लेंगे, और समय पर भोजन लेंगे तो समय पर हमें शौच के लिए जाना पड़ेगा। तो योग के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, और ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 2.25 घंटे पहले से शुरू होता है। तो आपको यह देखना है कि इस मुहूर्त में आपका पेट भी साफ हो जाए। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप सुबह उठें 4 बजे के आसपास। यदि उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा लेट हो तो 4:30-5 बजे तक भी उठ जाएं। तो आपका जो कार्यक्रम है 5:30 से ये शुरू होता है, तो आधा घंटा तो कम से कम आपको चाहिए फ्रेश होने के लिए। स्वामी जी का कार्यक्रम 5 बजे से 4:45 से शुरू हो जाता है। तो उस कार्यक्रम को यदि आप फॉलो करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, उस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप इसके लिए पहले से तैयारी करें। और सुबह उठते के साथ 2 से 3 गिलास, जो भी आप जितना आराम से पी सकें उतना जल का सेवन, गुनगुना पानी, गर्म पानी जो आप पी सकते हैं जितना, वो पानी का सेवन करें। और फिर शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के आप योगाभ्यास के लिए तैयार हो सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम पानी पीने की कितने देर के बाद योगाभ्यास कर सकते हैं, भोजन करने की कितने देर बाद योगाभ्यास कर सकते हैं, फल खाने के कितने देर बाद योगाभ्यास कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइमिंग, जैसा कि हम लोगों ने स्वामी जी को से सुना है, जो जाना है आचार्य जी के माध्यम से, आदरणीय परम पूज्य आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से जो कुछ भी जाना है, उसमें यही बताया गया है कि आप जल इत्यादि पीने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप जो है वो योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतना समय हम लोगों को शौच इत्यादि में लग ही जाता है। फल इत्यादि खाने के 2 घंटे के बाद आप योग के लिए तैयार हो जाते हैं। भोजन करने के 4 से 5 घंटे के बाद आप योग करने के उपयुक्त हो जाते हैं। तो ये तो कुछ दिनचर्या संबंधी बातें हुई, सुबह उठने से लेकर के रात सोने की बात। अब योगाभ्यास करते समय योगाभ्यास के बाद की बात करते हैं। योगाभ्यास के बाद कितनी देर के बाद आप स्नान कर सकते हैं, कितनी देर के बाद आप कुछ अल्पाहार ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ये सारी बातें हैं। तो एक बात और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है पिछले 18 सालों में स्वामी जी से जुड़ने के बाद, वही अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। तो 2018 में जब जुड़ा, वहाँ की आहार पद्धति को देखा हम लोगों ने, तो उसी चीज़ को हमने अपने जीवन में फॉलो किया, और फॉलो करने से पाया कि अपेक्षाकृत अन्य लोगों की अपेक्षा जो योग करते हैं और आहार विहार का ध्यान रखते हैं,
या कुछ लोग ऐसे हैं जो योग करते हैं लेकिन आहार विहार दिनचर्या का ध्यान ठीक से नहीं रख पाते हैं। तो उनकी अपेक्षा अपने को मैंने काफ़ी अच्छा पाया। और सबसे बड़ी बात है कि शरीर और मन के स्तर पर स्थिरता बनी रहती है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहे और मन स्थिर रहे, इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जिस संसार में जितना भी दुख है, जितनी भी परेशानियां हैं, मन की अस्थिरता के कारण ही है, मन की चंचलता के कारण है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने गीता में प्रश्न किया कि चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायु दुष्करम। मन ये मन इतना चंचल है कि वायु के समान भागता है इधर से उधर, कैसे इसको हम काबू में करें, कैसे इसको हम नियंत्रित करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंशयम महाबाहो मनोद्विग्रहम चलम अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। यही बातें महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में भी कही हैं। अभ्यास वैराग्य की बात जहाँ गीता में है वहीं योग दर्शन में भी है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अभ्यास हम कैसा बनाते हैं अपने जीवन में। योग करते हैं, कपालभाति करते हैं, आसन करते हैं, भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा अभ्यास किस प्रकार का है? समय का ध्यान रखते कि नहीं रखते, मात्रा का ध्यान रखते कि नहीं रखते। एक बार महर्षि चरक ने अपने शिष्यों से पूछा को रुक को रुक को रुक, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है। तो उनके शिष्य जो है वांग भट्ट जी जो है सबसे विद्वान शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि हित भूख, रित भूख और मित भूख। तो ये तीन बातें कही। अब देखिए हित भूख का क्या मतलब है। कल ही चर्चा हो रही थी आहार पर, तो मैं सुन रहा था। तो देखिए हमारे शरीर की तीन प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, कफ, पित्त और वायु। तो ये तीन प्रकृतियां हैं। तो इन तीन प्रकृतियों के अनुसार हमको यह भी ध्यान रखना है ये तीन प्रकृतियों में क्या क्या चीजें वर्जित हैं। अब मान लिया जाए कि हम कफ प्रकृति के हैं, हम कफ प्रकृति के हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है? कफ वर्धक चीजें हमें नहीं खानी और ठंडी चीजों से बचना है। जिनसे कफ बढ़ता हो, आप खाते समय आपको ये आभास हो जाता है कि ये फलाना चीज मैं खा रहा हूं तो हमारा कफ विकार जो है वो बढ़ रहा है, तो आप उन चीजों से परहेज करें। दूसरा है पित्त, इसमें भी वही बात ध्यान रखना है। पित्त प्रकृति के लोगों को गर्म भोजन नहीं करना है। गर्म भोजन करने से पित्त बढ़ता है। तो थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो आप भोजन कर सकते हैं। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें खा रहे हैं हम, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होगा। एक कोई बता दिया जाए वही सबके लिए उपयुक्त हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति की बॉडी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी अलग अलग है। किसको कौन सी चीजें सूट करेंगे, एक व्यक्ति को नींबू सूट करता है तो दूसरे व्यक्ति को सूट करेगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमको खुद से तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हमारे लिए उपयुक्त है, कौन सी चीजें हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हित भूख की बात करें तो हित भूख में यही आता है कि प्रकृति के अनुसार भोजन हो हमारा। जैसे हम वायु प्रकृति के हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हमें खट्टी चीजें नहीं लेनी है। जैसे आम का अचार है, और भी नींबू से भी अगर आपको गैस बढ़ती है तो उससे भी परहेज करना होगा। आंवला से बढ़ती है गैस तो आपको परहेज करना पड़ेगा। यद्यपि कुछ अपवाद हो सकते हैं, किन्हीं को आंवला सूट करता है, किन्हीं को नींबू सूट करता है, तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोई डॉक्टर या कोई वैद्य आपको नहीं बता पाएंगे, ये आपको खुद से आपको तय करना पड़ेगा कि आंवला हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है।
नींबू हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है? और आम के अचार की बात करें तो आते जैसे ही उसका नाम आता है मुंह में पानी आ जाता है, अचार का नाम आते के साथ। तो अचार के साथ विचार लगा हुआ है। अचार खाते समय विचार करना है कि अचार कितना खाना है। थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए हम लोग खाते हैं। कुछ लोग तो अचार प्रेमी होते हैं, तो किसी भी तरह का भोजन हो तो अचार जरूर चाहिए उनको। तो ये हितभुक की बात हमने की अभी। हितभुक माने जो आपके लिए हितकारी हो उसका चयन करना। कौन सी चीजें आपके लिए हितकारी हैं, इसका चयन आपको खुद करना पड़ेगा। और ये जब तक आप इन चीजों को अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप इसमें ये तय नहीं कर सकते कि कौन सी चीजें उपयुक्त हैं, कौन सी चीजें उपयुक्त नहीं। और मितभुक का क्या मतलब है? मितभुक का मतलब है कि यदि हमें भोजन कर रहे हैं हम, तो हमको ध्यान रखना है कि अमाशय का आधा भाग भोजन के लिए, चौथाई भाग जल के लिए, चौथाई भाग वायु के लिए। अब यदि हम भोजन जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं तो जल वाला भाग और वायु वाला भाग वो भी भर जाता है, तो अब तो परेशानी बढ़ेगी ही निश्चित रूप से। तो ये ध्यान रखना है हमें कि भोजन मित भूख यानी थोड़ा कम खाना है, भूख को थोड़ा बचा करके रखना है। भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा भूख बची रहे, पूरा भोजन नहीं करना है। क्योंकि बढ़िया भोजन जब आ जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकृति का हो, कफ प्रकृति का हो, वायु प्रकृति का हो, पित्त प्रकृति का हो, वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाता वो। और आप देखे होंगे भोजन जब भोज होता है, बड़ा भोज, तो उसमें तो धक्कम धुक्की शुरू हो जाती है कि हमें थोड़ा ज़्यादा ले लेना है, बढ़िया वाली चीज़ें जो है, ऐसी ना हो कि ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा धैर्य, थोड़ा संतोष मन में रहे भोजन करते समय। ये भावनाएं बड़ी महत्व रखती हैं। आप किसी से मिलते हैं या भोजन करते हैं, भोजन जब करते हैं तो भोजन को क्या करके आप कैसे, क्या विचार आता है आपके मन में? भोजन करते समय आपके मन में क्या विचार आता है कि ये अब मेरी भूख मिटेगी, ये भूख मिटाने वाली चीजें हैं। इस तरह से आप अगर भोजन करते हैं तो भूख मिटेगी, स्वास्थ्य भी लगभग ठीक ही रहेगा। लेकिन अगर आप भोजन को प्रसाद बना करके खाते हैं तो आपका मन और स्वस्थ, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। और गीता में एक श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मवतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि नाम। माने सब कुछ ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है। तत्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सब कुछ हमारे भीतर ही है। तो उस ब्रह्म को हमेशा स्मरण रखना है, परमात्मा का स्मरण हमेशा करना है कि जो कुछ भी मिला है उसी की कृपा से मिला है, और प्रसाद रूप में इसको ग्रहण करना है। तब जब भोजन प्रसाद बन जाएगा तो आपकी प्रसन्नता का कारण बन जाएगा, आपके स्वास्थ्य का कारण बन जाएगा। तो भोजन करते समय आपने देखा होगा बहुत से लोग, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा बनना चाहिए था, ये रहना चाहिए था, कभी नमक तेज हो गया तो उसके लिए घर में क्लेश हो जाता है, कभी मसाला ज़्यादा हो गया तो उसके लिए क्लेश हो जाता है। तो ये बातें पहले से तय हो जानी चाहिए कि हम लोगों को भोजन कैसा खाना है घर में। सात्विक प्रवृत्ति का लेना है, राजसिक प्रवृत्ति का लेना है, या तामसिक प्रवृत्ति का लेना है। तो सात्विक प्रवृत्ति का भोजन जब लेंगे वो प्रसाद रूप में होगा, और प्रसाद होगा तो आपकी प्रसन्नता आएगी, आपका स्वास्थ्य आएगा। और राजसिक भोजन होगा तो मन में उद्वेग उत्पन्न होगा, और तामसिक भोजन होगा तो उसकी क्या चर्चा करनी है। आप सभी जानते हैं कि तामसिक प्रकृति के लोग जो है धर्म धन का विचार किए बिना सारे कर्म करते हैं।
तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि आहार में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, अपनी प्रकृति के अनुसार। तो हित भूख मित भूख की बात हो गई। अब ऋत भूख की बात करें तो ऋत भूख क्या होता है? ऋत भूख होता है ऋतु के अनुसार भोजन करना। जैसे अभी बरसात का दिन अभी अगले शारदीय नवरात्र के बाद के तक रहेगा, तो हमें इस वर्षा काल में क्या चीजें वर्जित है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब कुछ बताया गया है। और इसका अगर थोड़ा ज़्यादा ज्ञान आप लोग लेना चाहते हो तो औसत दर्शन पुस्तक का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आप देखें, उसमें विरुद्ध आहार की व्याख्या की गई है। उसको आप पढ़ें, थोड़ा देखें कि कौन सी चीज़ें खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग आप देखते होंगे कि भोजन में अगर खीर मिल गया तो कुछ लोग मीठा प्रेमी होते हैं, कुछ नमकीन प्रेमी होते हैं। तो नमकीन प्रेमी जो होते हैं वो मीठा पहले खा लेते हैं, खीर पहले खा लेते हैं, उसके बाद नमकीन खाते हैं। और जो मिठाई प्रेमी हैं वो क्या करते हैं, वो पहले नमकीन खा लेंगे, उसके बाद लास्ट में खीर खाएंगे। तो चाहे जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपका पसंद है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दूध से बनी चीज़ें जो है उसके तुरंत बाद या पहले नमक की चीज़ें, नमक से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। ये एक विरुद्ध आहार है, इसलिए आपको कम से कम 10-15 मिनट का गैप जरूर रखना है उसमें। ये नहीं कि नमक की चीज़ें भी खा लिया और फिर साथ में दूध की चीज़ें भी खा रहे हैं। तो कुछ विरुद्ध आहार के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऋतु भूख का मतलब है कि ऋतु के अनुसार भोजन करना। अब वर्षा काल में आपको जो सब्जियां मिलती हैं, जैसे अभी सबसे अच्छी सब्जी मानी जाती है इस काल में, वो कच्चे केले की सब्जी, पपीते की सब्जी। पपीता इस सीजन में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, कच्चा पपीता, और केला भी मिलता है, और भी कुछ सीजनल, लौकी तो मिलता ही है, और तुरई बोलते हैं, भिंडी बोलते हैं, ये सब मिलता है। तो ये सब सब्जियां जो सीजनल सब्जियां हैं, सीजनल फल जो हैं, अब देखिए सेब अभी मार्केट में आ गया, तो ये सीजनल फल है। इस सीजन में अगर सेब खाते हैं तो बड़ा ही लाभ होगा उसका। ऋतु के अनुसार वो ईश्वर प्रदत्त है, ऋतु का फल है। इसी तरह से अमरूद का सीजन, अमरूद तो आजकल सालों भर मिलता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है अमरूद। तो अमरूद का सेवन भी आप कर सकते हैं, खीरे का सेवन कर सकते हैं। लेकिन वही ध्यान रखना है आपको कि अब खीरा के साथ को बहुत लोग खीरे का रायता बना के खाते हैं। खीरा और दूध दोनों विरुद्ध आहार है। दही, खीरा और दही बिल्कुल विरुद्ध आहार है। तो खीरे का रायता बिल्कुल न सेवन करें। इस बात को ध्यान रखें कि आप लौकी का रायता बना सकते हैं, पपीते का रायता बना सकते हैं। बूंदी का रायता तो खैर बहुत प्रचलन में है, वह बहुत आसान भी होता है। लेकिन ये स्वाद के अनुसार भोजन हुए, लेकिन स्वास्थ्य के अनुसार हो तो पपीते का और लौकी का रायता आप बना सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका ध्यान रखना है। पपीते का और लौकी का रायता आप ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। और सब्जियां ऋतु के अनुसार। बाकी जहां अनाज की बात की जाए तो अनाज में अभी आपने देखा होगा पूरे विश्व में अभी मिलेट की धूम है, मिलेट की धूम मची हुई है। ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी जिसको बोलते हैं, जौ, मकई, ये सब की धूम मची हुई है। तो धूम ऐसी ही नहीं मची है, लोगों ने जाना है। हम लोग पिछले, अभी हमारी उम्र 65 साल है, तो
आप समझ लीजिए कि उतने दिनों से लगभग केवल गेहूं की रोटी मैं खा रहा था, लेकिन जब से स्वामी जी के संपर्क में आया और वो रागी का आटा और कौन कौन सा आटा आने लगा, तो हम लोगों ने क्या किया कि अब केवल गेहूं की रोटी खानी ही नहीं है, उसमें रागी का आटा, ज्वार का आटा या जौ का आटा मिला के उसको, वो गेहूं का आटा रहे ही नहीं, मिक्स कर दे उसमें। तो आप इस तरह का प्रयोग करेंगे जरूर, केवल गेहूं की रोटी ना खाएं, गेहूं के आटे की रोटी ना खाएं, और मिक्स जो आटा हो उसकी रोटी खाएं। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और उसका लाभ भी मिलेगा आपको, पेट भी आपका ठीक रहेगा। दालें हमेशा मिक्स करके खाएं। स्वामी जी कहते हैं कि तेल जो है प्रतिदिन अलग अलग तेल का प्रयोग करें। एक दिन सरसों तेल का प्रयोग किया तो दूसरे दिन नारियल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तीसरे दिन शुद्ध घी का ही। शुद्ध घी खासकर विशेष रूप से योग करने वाले को स्वामी जी ने कहा कम से कम 2 चम्मच शुद्ध घी का सेवन जरूर करना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और अंकुरित अनाज, देखिए सुबह सुबह जो आप नाश्ते में लेते हैं, कुछ योग इत्यादि करने के बाद, आपको स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद आपको कुछ नाश्ते में लेना हो तो क्या लेंगे? अंकुरित अनाज लेंगे। अंकुरित अनाज में मूंग है, मेथी है। मेथी का सेवन इसलिए करना चाहिए, आजकल जोड़ों की समस्या बहुत हो रही है, लोगों को आर्थराइटिस की, जोड़ों के दर्द की समस्या हो रही है, तो मेथी जो है ना इसमें बड़ा कारगर होता है। और हम लोगों ने हरिद्वार में ही सीखा है, वहीं मेथी थोड़ा थोड़ा मिलता है हम लोगों को खाने के लिए, तो हमने भी प्रयोग शुरू कर दिया। जब से देखा वहाँ, तब से मैं भी रोज मूंग, मेथी और वो खीरा और कुछ और भी उसमें मिला करके खाता हूँ। तीसी, तीसी जिससे आप, हम लोग के बिहार में तो तीसी बोला जाता है, आप लोग के उधर क्या बोला जाता है उसका पता नहीं मुझे, अलसी, अलसी बोलते हैं शायद। तो अलसी का भी सेवन आप नित्य दिन कर सकते हैं। उसको थोड़ा भून करके और उसका पाउडर करके रोटी के साथ या चावल के साथ उसका खा सकते हैं। ओमेगा 3 पाया जाता है उसमें। बिल्कुल देखिए साधारण सी बातें हैं, इसमें कोई बहुत मेडिकल साइंस की बात नहीं है। जो कुछ हम लोगों ने अपने गुरु से, स्वामी जी से, आचार्य जी से सीखा और जो प्रयोग किया, स्वतः प्रयोग किया हुआ चीज जो जो हम उसका लाभ ले रहे हैं, उन्हीं चीज़ों की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और जब किन्हीं को चाय पीने की आदत है, किन्हीं को कॉफ़ी पीने की आदत है, किन्हीं को और कुछ पीने की आदत है, तो जिनको ये पेय में अच्छा पेय लेना हो तो दिव्य पेय ले सकते हैं। पतंजलि का दिव्य पेय जो है बहुत ही श्रेयस्कर है हम लोगों के लिए। और जिनको हृदय की समस्याएं हैं, हार्ट की समस्याएं हैं, वो अर्जुन की छाल और दालचीनी 5 ग्राम के आसपास, उसको 1 कप दूध और 3 कप पानी में खौला करके उसको ले सकते हैं। वो काढ़ा बना करके सुबह शाम 1 कप जब शेष रह जाए, 3 कप दूध 1 कप पानी में 5 ग्राम दालचीनी और अर्जुन की छाल या उसका चूर्ण डाल दिया, उसको खौलाएंगे तो बहुत अच्छा वो कॉफ़ी के जैसा टेस्ट उसका तैयार होता है। इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हृदय रोग को भी ठीक रखेगा। तो ये आप सेवन कर सकते हैं। जिनको गैस की समस्या है, उनको हरड़ जो है, छोटी हर्रे आती है, उसको आप थोड़ा सा तवे पर भून लें, गरम कर लें, और फिर ये छोटी छोटी साधारण बातें जो घर में आपको उपलब्ध हो जाए, आसपास उपलब्ध हो जाए। और ये बातें तो बाद में कभी मौका मिला तो करेंगे हम लोग। तो ये छोटा छोटा टुकड़ा बना के उसकी सुपारी जैसी बना करके आप उसको चूसिए। तो जिनको भी गैस वगैरह बनती है, तो गैस, देखिए गैस की समस्या भी जो है ना, ये खान पान की समस्या से जुड़ गया है गैस। और कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें, चाहे दूध क्यों न ले रहे हों, चाहे सब्जियां क्यों न ले रहे हों, चाहे अनाज क्यों न ले रहे हों, सब में कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का प्रयोग है। तो आप इससे बचेंगे कैसे? आदरणीय राजीव दीक्षित जी, जो जिनका प्रवचन आपने कभी सुना होगा, तो आपने
उन्होंने बताया था कि हर साल लगभग 2 किलो यूरिया और पेस्टिसाइड हम लोग के बॉडी में चाहे न चाहे हुए पहुंच जाता है। तो इसको डिटॉक्स कैसे करें, बॉडी से कैसे निकालें? तो योग करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, आसन करते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया तो हो ही जाती है लगभग। अब रहा बाकी कुछ बच गया तो वो आहार में शुद्ध में थोड़ा परिवर्तन करके उसको हम लोग ठीक कर लें। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, ये इस बात का ध्यान रखना, हमेशा याद रखना है। खाते समय आपको इन 3 बातों का तो जरूर ध्यान रखना है कि हितकारी कौन सा है, ऋतभुक कौन सा है, ऋतु के अनुसार है कि नहीं है, और मितभुक है कि नहीं है। हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, ये तीनों का ध्यान रखना है खाते समय। आहार में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 3 बिंदु, और इसका अगर आपने ध्यान रख लिया तो बस सब कुछ ठीक रहेगा। फिर आपका आहार के बाद जल लेने की बात, दूध लेने की बात लोग करते हैं। तो आहार के बाद जल कितनी देर बाद लिया जाए? तो अगर बहुत लोगों को ऐसा होता है कि खाना खाते खाते पानी पीते हैं, जल पीते हैं, जल का सेवन करते हैं, तो उनको यदि बहुत जरूरी हो जल का सेवन, उस समय कुछ फंस जाए कंठ में या उसको निगलने में तकलीफ हो रही है, तो गुनगुना पानी रखें। गुनगुना पानी आप भोजन करते समय भी सेवन कर सकते हैं। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद यदि आप जल का सेवन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, कभी भी नहीं, और ना पेट खराब होगा कभी। ये मेरा अपना 40 साल का अनुभव है, लगभग 40-45 साल का अनुभव, लगभग इतने सालों से मैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही जल का सेवन करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना खाने का टाइम अलग, जल पीने का टाइम अलग। तो ये अपना अनुभव है कि कभी मेरा पाचन तंत्र गड़बड़ नहीं होता है, कभी पेट खराब नहीं होता है जल्दी। जल्दी क्या मतलब, शायद कभी हुआ हो, कभी याद नहीं है मुझे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन के लिए। आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। दूध के बारे में आपको बताया ही, और साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दूध और दही का सेवन एक साथ नहीं करना है, दोनों विरुद्ध आहार हैं। हाँ, एक बात आप लोग जानते भी होंगे, पंचगव्य के बारे में कहा जाता है, जिसमें गाय के 3-5 प्रोडक्ट जो है उसमें मिले रहते हैं पंचगव्य में। एक अब तो हम लोग के यहाँ तो पंचगव्य का साबुन आ रहा है, तो पंचगव्य के नाम से। तो गाय के दूध, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का घी, ये सारी चीजें मिला करके उनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके ये सब बनाया जाता है पंचगव्य जो है। तो उसका साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दूध और दही का सेवन एक साथ करना हो तो थोड़ा गैप रखें उसमें अलग, और खाना खाने के आधा घंटे से 1 घंटे के बाद आप दूध ले सकते हैं। थोड़ा अगर गैस की समस्या है तो गर्म दूध ना लें, दूध को थोड़ा नॉर्मल होने दें। और दूध में अगर थोड़ी कमजोरी हो तो थोड़ा शिलाजीत ले सकते हैं, शिलाजीत मिला सकते हैं, थोड़ा हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं, और एक पावर बीटा भी आता है पतंजलि का, वो भी सेवन कर सकते हैं। तो ये सब स्वानुभूत प्रयोग बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया और उससे हमको जो लाभ हुआ वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कर करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और बाकी कुछ विशेष वैज्ञानिक बातें हैं, दवाओं की बात है, वो सब जब फिर मौका मिलेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। उसके लिए बीच बीच में हमारे बीच वैद्य लोग आते हैं तो उनसे मालूम हो जाता है। फिर भी छोटी मोटी दवाएं जो हम अपने घर में रख सकते हैं, जैसे एक दिव्य धारा है। कभी आपको सर्दी जुकाम हो जाए या सर दर्द हो जाए या कहीं शरीर में कोई दर्द हो जाए तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं दिव्य धारा का। जो सर में अगर लगा दिया तो सर दर्द आपका तुरंत गायब हो जाएगा। थोड़ा उसका श्वास में ले लिया तो थोड़ा भीतर कुछ दर्द पीड़ा है तो वो भी निकल जाएगी। अगर कहीं हाथ में बाह में दर्द हो गया, थोड़ा लगा दीजिए और थोड़ा
मिक्स मस मालिश कर दीजिए, तो उससे वो दर्द ठीक हो जाएगा। इसी तरह से घर में रखने लायक बाम वगैरह भी है पतंजलि का, वो सब सेवन कर सकते हैं जहाँ दर्द पीड़ा हो। और विशेष रूप से जोड़ों के दर्द में, जिनको जोड़ों का दर्द है, जोड़ जोड़ में, उंगलियों के जोड़ जोड़ में भी दर्द होता है, घुटनों के जोड़ में दर्द होता है, कूहनियों के कंधे के जोड़ों में दर्द होता है, इन जोड़ों के दर्द में क्या करें, बड़ी समस्या है। अभी हमारे 2-3 भाई हैं जिनको हमने बताया कि भैया आप ऐसे करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अब वो कितना मानते हैं, कितना फॉलो करेंगे, अब बताने की तो ज्ञान तो बिखरा हुआ है पूरा। अब किसको क्या लेना है वो तो खुद ही तय करता है ना। तो हमने कहा कि देखिए, आप एलोवेरा का जूस या एलोवेरा का गुद्दा, ये दोनों में से नियमित रूप से सेवन करिए, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए। और साथ साथ वातारी चूर्ण अगर आप घर में बना सकें तो हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, ये 4 चीज़ें मिला करके चूर्ण बना लें और उसको रख लें पाउडर बना करके, और प्रतिदिन सुबह शाम छोटे चम्मच से 1 चम्मच गुनगुने पानी से लें। तो निश्चित रूप से ये आर्थराइटिस की समस्या, घुटनों के दर्द की समस्या, कंधे के जोड़ों के दर्द की समस्या, वो सब से आप मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा मेरा अपना मानना है और मैंने ऐसा देखा है, अपने जीवन में अनुभव किया है। मैंने इन चीज़ों का प्रयोग किया है अपने जीवन में, और प्रयोग करने से पाया है कि तुरंत इसका लाभ मिलता है, इंस्टेंट बेनिफिट है इसका। तो ज़्यादा दवा और डॉक्टर के चक्कर में आदमी मजबूरी में तो पड़ता ही है, कभी अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो डॉक्टर या दवा से परहेज थोड़ी ना है। लेकिन कोशिश करना है कि हम अपनी दिनचर्या, अपनी खान पान से अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने मन को प्रसन्न रखें। तो भोजन को भोजन न समझ करके भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ के खाएं, और इस तरह का। और सोने भी जाएं तो आप समझिए कि बस रात में सोने जा रहे हैं तो भगवान की गोद में सोने जा रहे हैं, माँ की गोद में सोने जा रहे हैं। इस तरह का भाव अगर मन में आ जाए तो निद्रा भी आपकी अच्छी होगी। और एक बायोलॉजिकल क्लॉक काम करता है, 6 घंटे 7 घंटे जो भी आपका एक निर्धारित समय है सोने का, उस समय के बाद ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी। तो वो यदि आप समय से आपने भोजन किया है तो आपकी नींद जो है 6-7 घंटे के बाद बिल्कुल खुल जानी है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे निश्चित रूप से समय से। यदि आपने भोजन किया है 7 से 8 या 8 से 9 के बीच में, तो ब्रह्म मुहूर्त में आपका उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। वो बायोलॉजिकल क्लॉक ये तय कर देगा कि आप 4 बजे उठेंगे कि 4:30 बजे उठेंगे कि 5 बजे उठेंगे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो हमने अपने अनुभव और अपने परम पूज्य स्वामी जी के ज्ञान से, आचार्य जी के ज्ञान से हम लोगों ने सीखा है और उनको अपने जीवन में अनुभव किया है, और उसी तरह का जीवन मैं जीता हूँ। कितने बजे खाना है, कितने बजे नहीं खाना है, कितना टाइम हो गया, अब ये खाना है कि नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद तय करनी है। कोई डॉक्टर और वैद्य आपको तय करके आपका जीवन स्वस्थ और प्रसन्न नहीं बना सकता, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और शरीर की स्वस्थता, मन की प्रसन्नता, ये बड़ी उपलब्धियां हैं। और मन जब प्रसन्न होता है तो गाना भी अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, और गुनगुनाना भी अच्छा लगता है। तो यही सारी बातें हैं। आपको और किसी का कुछ प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। चाय इत्यादि, चाय कॉफ़ी के बारे में तो मैं इतना ही अपना कहूँगा अनुभव कि मैंने 2005 में योग शिक्षक का प्रशिक्षण लिया था हरिद्वार में। तो स्वामी जी ने कहा था कि जिनको भी किसी तरह की कोई आदतें हैं तो वो कुछ छोड़ करके जाएं यहाँ पर। तो मैं उस समय चाय कॉफ़ी पीता था, तो हमने कहा कि आज संकल्प कर लिया कि चलो आज के बाद मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। तो लगभग 18 साल हो गए हैं मैंने चाय कॉफ़ी तो कभी कभी अपाद रूप में ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, लेकिन चाय तो बिल्कुल पीता ही नहीं। तो और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेता, ये सब नहीं लेता। तो इससे बहुत लाभ हुआ है मुझे। और सुबह सुबह आप देखे होंगे बहुत से लोग उठते हैं, उठते के साथ चाय, बेड टी चाहिए उनको। तो ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। और अगर खाने के बाद तुरंत कुछ पीने की बात हो तो छाछ इत्यादि का सेवन आप कर सकते हैं। तो और कुछ जिज्ञासा हो तो आप पूछें। जी, धन्यवाद आदरणीय
जी शिवजी कुमार जी, आज आपने अपने जीवन का अनुभव सरल शब्दों में बता दिया और स्वामी जी के साथ आप 2004 से जुड़े हुए हैं और आपने स्वामी जी के सानिध्य से ही आपने बहुत कुछ सीखा है और वो भी हमें आज सरलता से आपने बता दिया है कि हमें रोज दैनंदिन जीवन में क्या लेना है, क्या खाना है, कैसे हमारे आहार होना चाहिए, हीत भूत रीत भूत और मीत भूत ऋतुनुसार हमें कैसे लेना है और भोजन भी हमें कैसे लेना है इसके बारे में और भी जोड़ों का भी दर्द है, किसी को घुटने का दर्द है, इसके बारे में भी आज बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी, वो भी अपने सरल शब्दों में। और मुझे लगता है हमारे सदन में अ, आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने हैंड राइज किया है, सादर आमंत्रित है जी। जी ओम। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत स्वास्थ्य के लिए हितकारी जानकारी दी है। मेरा उनसे एक निवेदन है कि जो छोटे बच्चे जंक फूड और जो अ, आप देखेंगे कोई टोस्ट के लिए, कोई डबल रोटी के लिए, इनकी जी जी। ऐसी आदत को किस प्रकार छुड़ाई जाए। जी ओम। उनको देखिए, ऐसा है भाई साहब कि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे फास्ट फूड हैं। उसमें चने का भूंजा है, बादाम का भूंजा है, चूड़े का भूंजा है, फरी है, और भुट्टा हम लोग खाते हैं मकई का, वो भून करके भी और उसको उबाल करके भी खाते हैं। जी और चूड़ा है हमारे घर में, सत्तू है हमारे घर में। ये सब फास्ट फूड है हमारे, जो मिनटों में तैयार हो जाते हैं। जी ये अपने घर में आपको, हमने अपने बच्चों को, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। हमने अपने घर में बिस्किट तो कभी लाया ही नहीं, जी। बिस्किट तक नहीं लाया हमने। केवल उनको केवल भूंजा, चूड़ा और सत्तू, यही फास्ट फूड का प्रयोग कराया घर में। ये सत्तू कभी भी खा सकते हैं। सत्तू का सेवन देखिए, सत्तू ऐसा है ना, वो तो ऐसा आहार है कि आप जब चाहे तब ले सकते हैं, लेकिन दिन में लेना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, केवल गर्मी के दिनों में सत्तू लिया जाता है मीठा, बाकी दिनों में सत्तू नहीं लिया जाता। मैं नहीं, जाड़े के नर्मदापुरम दिनों मध्य में भी, प्रदेश। जाड़े के दिनों में भी सत्तू ले सकते हैं आप, जी लेकिन उसका उसका स्वरूप दूसरा होगा। हम लोग क्या, आपने अब जहाँ सुना होगा, बिहार की लिट्टी बहुत मशहूर है, तो जी। बरसात में और ठंड में लिट्टियां बनती हैं हम लोग के यहाँ, ये लिट्टी सत्तू की कैसे लिट्टी। बनती है। वो उसमें बहुत सारे लहसुन, प्याज और अभी गरम मसाले थोड़े बहुत डाले जाते हैं, ज्वाइन, मंगरेला ज्वाइन इत्यादि डाल करके, ये सब डाल करके बनाया जाता है, और कुछ मसाले भी आते हैं, वो लिट्टी बनती है। तो जाड़े के दिनों में जिनको जो लिट्टी खिला दे तो उनको पसीना आ जाए फिर उनको। जी जी जी। मेरा जी लिट्टी ये मतलब बाटी। अच्छा ये लिट्टी मत। ये बाटी के अंदर ये मसाला भरा जाता बना के। हाँ 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 अच्छा जी। जी जी तो जी। वो सत्तू के पराठे भी बनते हैं हम लोग के यहाँ। तो ये बहुत बहुत ही अभी जैसे बरसात हो रही है, अभी मैं नोएडा में हूँ, अभी अपनी बड़ी बेटी के यहाँ आया हुआ हूँ। तो यहाँ वो लोग बनाते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि भाई पापा क्या बनाए हम। तो बरसात का दिन है तो सब मालूम हो जाता है कि आज सत्तू के पराठे बने तो ठीक रहेगा। और बच्चों को इसी तरह से आप छुड़ा सकते हैं, मतलब चने का जी भूंजा घर में रखें, दांत भी उनकी मजबूत रहेगी। चने का भूंजा, बादाम का भूंजा, मकई का भूंजा, और जो उनको पसंद हो वो खिलाइए उनको। जी जब, हाँ, ये एकदम उनके दांतों को भी दुरुस्त रहेगा, रखेगा, और पेट को भी दुरुस्त रखेगा। जी सर। जी सर। जी। और जी भुट्टा वगैरह भी खिला सकते हैं, मकई का भुट्टा जो आता है। जी हाँ, और वो उनको थोड़ा आदत लगानी पड़ेगी। जी जी सर। हाँ, उनको आदत लगानी पड़ेगी, तब वो ठीक हो पाएंगे। जी। जी ओम सर। ओम 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 जी ओम। धन्यवाद मेरा जी भाई साहब और आगे हम आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते हैं। सभी को ओम धन्यवाद। जी आप जुड़े रहिए। जी जी जी। आदरणीय नमस्ते। श्री पवन कुमार सर जी स्वागत। जी जी रंजना जी, धन्यवाद आपको। आज के हमारे मुख्य अतिथि ने बहुत
बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत ही आराम से आज भोजन के बारे में जो अपने अनुभव शेयर किए हैं, उसके लिए उनका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और जो बातें उन्होंने कही अभी, रमेश चंद्र मेहरा जी ने जो बात कह रहे थे अभी, कि ये फास्ट फूड का जो और हमारे परंपरागत जो व्यंजन है, खाद्य पदार्थ हैं, उनको जो अब चीज़ देखने में आ रही है, जो समझ में आ रहा है कि भारत अभी जो जिस राह पर आगे चल रहा है, जो सब आप साक्षात मतलब देख रहे हैं सब, कि किस प्रकार से G20 में भी जो भारतीय व्यंजनों की जो धूम है, परंपरागत व्यंजनों की धूम पूरे विश्व को खिलाने का जो कार्य भी डिमॉन्स्ट्रेट करने का कार्य इस मंच के माध्यम से हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर ये मिलेट आधारित व्यंजनों के ऊपर हम पूरा देश एक्सपोर्ट करने की स्थिति पर आएगा। और जो इस आयोजन में जो विभिन्न तरह के व्यंजन, भारतीय व्यंजन परोसे गए हमारे अतिथियों को, पूरे विश्व के जो सबसे ताकतवर देश है, उसके अतिथियों को जो ये व्यंजन भेजे गए, आने वाले समय पर वही व्यंजन हमारे फास्ट फूड का भी रूप लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मिलेट आधारित बहुत सारे व्यंजनों को नए रूप में लेते हुए, नया उसका करते हुए, उसको युवा पीढ़ी के लिए भी और आज के परिवेश के आधार पर भी आकर्षक बना दिया गया है। ऐसे व्यंजनों की किताब भी कई सारी अब आ गई है, और आने वाले समय पर मुझे लगता है कि सब लोग इस तरफ दौड़ेंगे। पूरा पूरा विश्व अब भारत की तरफ देख रहा है। जो जिस तरह के डिक्लेरेशन हुए हैं कल, जिस तरह की नीतियों के ऊपर चर्चा हुई है, और जिस तरह से भारत का एक नेतृत्व उभर करके सामने आया है, और उसके द्वारा दिए गए जो भी सुझाव है उसको विश्वव्यापी मंच पर जिस प्रकार से एक्सेप्ट किया गया है, उसको माना गया है, आने वाले समय भारत का है, आने वाली सदी भारत की है। और जिस प्रकार से भारत ने अपना प्रभुत्व अपने जो नीतियों के आधार पर अफ्रीकी राष्ट्रों को भी साथ लेने का कार्य किया है, और उसको G20 का 21वां सदस्य बनाने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि उन सब चीजों की वजह से हम विश्वव्यापी होने वाले हैं। विश्व की तरफ हम हमारे कदम बढ़ रहे हैं, क्योंकि विश्व को भारत की जरूरत है। तो इस अवसर पर मैं सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है, ये देश आगे बदल भी रहा है, और जिस बदलाव के बयार को हम अपने आंखों से देख भी रहे हैं, हमारे सामने ही ये सब घटनाएं हो रही हैं। अब इस बदलाव में जो अब कदम आने वाले समय पर भारत लेगा, उस पर हमारे भी, हम सब लोगों का भी दायित्व रहेगा कि हम उस पर भी अपना योगदान करें, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। और इस प्रकार से जितनी भी चीजें हम योगदान कर सकते हैं, उस पर हम निश्चित रूप से योगदान करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस विषय पर भी है, आने वाले दिनों पर हम वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज का सत्र के लिए हमारे मुख्य अतिथि को और के द्वारा बताए गए भोजन की जो पद्धतियां हैं, और ये पद्धतियां जो हमारे लिए लाभदायक रही हैं, जो हमें बताई गई है, जो परंपरागत रूप से चली आ रही थी, टाइम टेस्टेड है, उसका उसका भी लाभ पूरे विश्व को होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस परिप्रेक्ष्य में ये विश्व कल्याण की बात भी हम इस मंच के माध्यम से करते हैं। इसी के साथ ही आज की हमारी जो योग शिक्षिका है ज्योति जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से योग कराया, और बहुत सारी नई चीजें हमें आज सीखने का मौका मिला। इस मंच को करते हुए हमें लगभग 860 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पद्धतियां, कुछ ऐसे तरीके, तो तरीकों में जो संशोधन करते हुए उसके लाभ के बारे में जो आज उन्होंने बताया, बहुत हमारे लिए लाभप्रद रहा है। हमें बहुत आनंद आया है, सभी साथियों को आनंद आया है। और आने वाले समय पर भी उनसे अपेक्षा है कि जब भी उनको समय होता है, जो 2 दिन उन्होंने बताए, जब भी ऐसा अवसर होगा तो उनको भी इस मंच पर पुनः जो हमारे साथी नए जुड़ते हैं, और जो इस चीज की और गहराइयों में, बारीकियों में जानना चाहते हैं, और कुछ अपना प्रश्न लेकर के आते हैं, पारिवारिक रूप से भी अगर किसी का एक प्रश्न आज हमारे साथी उठा रहे थे, उनको भी अगर अवसर मिलेगा तो उनसे भी प्रश्न लिया जा सकता है। अन्यथा अगली बार में या व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे समस्याओं का समाधान करने के लिए भी हम आज की योग शिक्षिका को
उनको आह्वान करेंगे, उनका अनुरोध करेंगे आने वाले समय पर वो हमारे साथ जुड़ते हुए हमारे बहुत सारे प्रश्नों का और उनकी समस्याओं का समाधान करें, न केवल जुड़ने वाले बल्कि उनके परिवार के सदस्यों का। तो आज की बहुत सुंदर हमारी चर्चा परिचर्चा और इसी प्रकार से जो हनुमान चालीसा का भी आज मधुर जो किया आज की हमारी योग शिक्षिका ने, उसके लिए भी उनका बहुत अभिनंदन है। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, आज आपने सुंदर मार्गदर्शन दिया। आज हम 860वें दिवस में आज योगाहार क्लास में जुड़े हैं और नया कुछ सीख ही रहे हैं और आगे भी हमें सीखना ही है। जैसे कि आज के हमारे योग शिक्षिका ने भी बहुत कुछ सीखा है नया, और आज हमारे चीफ गेस्ट ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। तो हम आगे भी हमें सीखना है और अपने अंदर परिवर्तन लाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने भी कहा कि हमें मिलेट्स के व्यंजन, इस पर भी हमें ध्यान देना है और आने वाले अगले सेक्शन में हम मिलेट्स के ऊपर के जो भी व्यंजन हैं वो बनाएंगे, इस योगाहार मंच पर ही हमें सिखाएंगे। तो ये भी इसको भी हम देखेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। तो आगे हम आदरणीय श्री मेनपाल भाई साहब जुड़े हुए हैं हरियाणा से, उनको सादर आमंत्रित करते हैं। जी, आइए आपका स्वागत है। ओम प्रणाम सभी को, जय गौ माता की, वंदे मातरम। मैं मैनपाल हरियाणा हिसार से बोल रहा हूँ। और जो हमारे मुख्य अतिथि जी है, बहुत ही अच्छी चर्चा की है, बहुत तौर तरीके सरल भाषा में समझाया है। भोजन कैसा लेना चाहिए, जल कैसे ग्रहण करना चाहिए, सोना कैसे चाहिए, उनको बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और मैं मुख्य अतिथि से जी से ये जानना चाहता हूँ कि मैंने मिलेट्स उगा रखे हैं। अब की बार हमारा जो कोदो है वो तो हमारा तैयार हो गया है, रागी और कुटकी सावक वो अभी बाकी है कंगनी। तो मैं भोजन गेहूं के साथ कितनी मात्रा में उसको मिलाया जाए और किस तरीके से थोड़ा बनाया जाए, तो बताने का कष्ट करें। जी आदरणीय शिवजी कुमार जी। आदरणीय अपना माइक ऑन कीजिए। ओह अच्छा। अगर अगर गेहूं के साथ मिलेट मिला रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 4 मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मड़ुए का आटा, रागी का आटा, ज्वार का आटा, जौ का आटा, ये 3 आटा और बाजरे का आटा, 4 आटा मिलाता हूँ उसमें। तो ये समझ लीजिए कि वो उसकी मात्रा, गेहूं की मात्रा 20% है तो बाकी 10-10% ये सब जो है ना, मतलब लगभग 20-20% ये भी रहते हैं। तो 1/4 भाग माने समझ लीजिए उसका रहेगा गेहूं का। और ऐसे अगर आप बना हुआ आटा लेते हैं पतंजलि का, तो वो नवरत्न आटा आता है उसमें। लेकिन आप एक बात और विशेष है कि आप केवल एक मिलेट का भी खा सकते हैं, किसी बाजरे का रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन केवल गेहूं की रोटी ना खाएं। रागी के आटे की रोटी भी खा सकते हैं, ज्वार के आटे की रोटी भी खा सकते हैं, जौ के आटे की रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन केवल गेहूं के आटे की रोटी से हम लोग परहेज करें। तो उसमें कम से कम 20% से 30% तक, 50% तक आप मिला सकते हैं उसमें।
सादा स्वादानुसार भी मिला सकते हैं, स्वाद के अनुसार भी। जी जी, ये अगर स्पेशल अगर मिलेट का मैं जो रोटियां बना रही हूँ तो ये तुरंत बना सकते हैं या कुछ टाइम के लिए इसको रोके रखना पड़ेगा? केवल मिलेट की भी रोटियां खा सकते हैं आप। रागी की रोटी खा सकते हैं, ज्वार की रोटी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी खा सकते हैं। आज बाजरे की खाए, कल ज्वार की खाएंगे, परसों और किसी दूसरे अनाज की खाएंगे। इस तरह से अलग अलग दिन मिलेट्स का तय कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और एक मैं दिन ये पूछता रहता कि जो मिलेट्स है जैसे कोदो की सामक है, इनका तुरंत आटा वो गूंथ के ना तुरंत रोटियां बना सकते हैं या इनको पहले कुछ टाइम के लिए भिगोना पड़ेगा? नहीं, उसको गूंथना पड़ेगा। अगर अगर देखिए, उसके कोदो का आटा का अनुभव मुझे नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे मुलाकात नहीं हुई है कोदो से। लेकिन मैंने जैसा सुना है, उसको थोड़ा वो थोड़ा ये रफ ज़्यादा होता है, हमको लगता है कि वो उसका आटा गूंथने में थोड़ा दिक्कत होता है उसको। हाँ जी, ये आटा मैं गूंथने में कोदो के बारे में सुना था कि ये 12 घंटे पहले भिगोना पड़ता है, फिर इसकी रोटियां बनती है तुरंत। उसके बारे में थोड़ा अनुभव की कमी है मुझे, अभी तक मुझे सामना नहीं हुआ कोदो से। तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ। एक और सवाल है जी मेरा, जैसे सब्जियां उगने में और ये 2014 से मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। जी 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 जैसे ज्यादा मात्रा में सब्जियां होगी तो उसको शुगर के एसिड से वो सुखा देती है, तो जी। सब्जियां वो सीजनों को उस टाइम प्रमुख कर सकते हैं, जिस वास्ते ये चीज लाभदायक है या हानिकारक है, थोड़ा बता नहीं, वो दलिया में अगर आप सब्जियां मिलाते हैं तो लाभदायक ही है, बढ़िया ही है, फायदेमंद है वो दलिया में। अगर अब देखिए, हम लोग क्या खिचड़ी बनती है तो कभी कभी खिचड़ी में मटर और क्या क्या डाला जाता है उसमें, तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी 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 जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय मेनपाल भाई साहब, आपका आपको जो भी समस्या थी आपने समाधान हो गया आपका। और आगे जी, सूजी भाई साहब, मैं ये कहना चाहती थी कि आप अभी कह रहे थे कि सत्तू के पराठे बन रहे हैं, तो वो कैसे बनते हैं एक बार बताइए? हाँ, सत्तू के पराठे के लिए अपनी श्रीमती जी को बुलाता हूँ, वो बताएंगे। वो हमारे साथ में है, मधुजा जी। बुला तो नानी को, है यही, नानी को जरा बुलाओ। बुला जल्दी, बुला जल्दी। वो जो बना के खिलाते हैं उन्हीं से मैं बात करवा देता हूँ आपको। जी, बहुत सुंदर। हाँ, 1 मिनट में आ जाती हैं। जरा आइए इधर, जरा सत्तू के पराठे के बारे में बताइए, कैसे बनाना है, क्या क्या मिलाना है सत्तू का पराठा में। आइए, बहन रंजना जी पूछ रही हैं। ओम दीदी। जी, वो मधुजा जी। जी, हाँ हमें बोलो। सत्तू के पराठे कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी चाहिए थी, आप बताइए? सत्तू के पराठे में ना सत्तू और बंगरेला और जो अजवाइन, नमक और सरसों तेल डालते हैं। अगर जैसे लोग कुछ लोग लहसुन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, जैसे अब यात्रा के लिए हम लोग जाते हैं तो यात्रा में लहसुन नहीं डालते हैं, खराब फिर नहीं खराब होता। जल्दी हो जाता है। और सरसों तेल में ही उसका मैंने पराठा उसको सानते हैं पूरा पतले से, मैंने पूरा पाउडर को मिक्स कर लेते हैं, पाउडर को, सत्तू को सरसों तेल से ही, मंगरेला जमाइन। जी प्रवास में भी ले सकते हैं, 2 दिन रह हाँ सकते हैं? हाँ हाँ, हम लोग हफ्तों रखते हैं वो, लेकिन वही कि जब लहसुन डालिएगा तो खराब हो जाएगा, लहसुन नहीं डालते हैं, हरा मिर्च, धनिया पत्ता ये सब डाल देते हैं। सत्तू का पीठ और क्या बताया आपने? सत्तू और नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी भुंजा हुआ डाल सकते हैं, अजवाइन, मंगरेला। मंगरेला और अजवाइन
अगर तुरंत खाना हो तो लहसुन डाल सकते हैं। हाँ, तुरंत खाना है तो लहसुन प्याज डाल सकते हैं, और लेज रास्ते के लिए रखना है ये तो मंगरेला उसमें क्या है? मंगरेला, मंगरेला क्या होता है? मंगरेला काला काला छोटा सा रहता है। अजवाइन के साथ नहीं होता, अजवाइन और मंगरेला जो अच्छा, काले यहाँ काले। कुछ और कुछ चिरौंजी या कुछ शायद इधर बोला जाता है। कलौंजी, कलौंजी बोलते हैं, कलौंजी। कलौंजी हाँ, कलौंजी बोलते हैं, हाँ, मंगरेला हम लोग कलौंजी साइड में बोलते तो मंगरेला बोलते हैं। कलौंजी नहीं, काली सरसों होती है जो, उसको मंगरेला बोलते हैं। नहीं, वो काली सरसों तो दूसरे हो गए, वो वो तो तो राई राई हो राई गई। बुलाया था उसको। हैं। नहीं नहीं, अच्छा, काली हम सरसों अलग बोले होती कि है, ये तो कलौंजी होती है। कलौंजी, मंगरेला क्या कलौंजी। बताती है, पूछिए तो कीर्ति से। हाँ, और वही उसमें सरसों तेल में ही उसको मिक्स करके पूरा बनाते हैं। तो सरसों तेल में जो रहता है तो वो अब हफ्तों 15 दिन हम लोग ट्रेन की यात्रा में भी रखते हैं उसका बना के, वो खराब नहीं होता है। और इसके साथ क्या करते हैं, क्या खाते वो हैं? और उसको आटा में ना मोम मोम पूरा डाल के कलौंजी बता रहे थे, जो मंगरेला हम बता रहे उसको कलौंजी बोलते हैं लोग। तो मंगरेला और अजवाइन, और उसको ना आटा में ना वो रिफाइंड जैसे जो राइस ब्रांड का रहा वही डालते हैं, या सुदगी में बनाया चाहे तेल चाहे सरसों तेल, ये चीज़ को ना इसी में ना आटा को गूंथते हैं थोड़ा हल्का पानी का फुहारा डाल के, और उसको उसमें भर के पराठे पराठे की तरह बनाइए, लिट्टी की तरह बनाइए, जैसा भी लिट्टी हुआ तो वो बेक कर लेते हैं हम लोग लिट्टी स्टैंड वगैरह में। वो अपम ट्रे आया उसमें या और हाँ, G20 में भी कल लिट्टी का था व्यंजन, लिट्टी था एक। लिट्टी बिहार की है ना, लिट्टी चोखा। तो यात्रा में अच्छा, आप खाते हैं। अच्छा, अभी बन रहा है आपके यहाँ? अभी अभी तो नहीं बन रहा, अभी तो बेटी के पास आए हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, हम लोग यात्रा में उसी को रखते हैं, अच्छा रहता है। बहुत सुंदर। और नहीं, अभी अगर बेटी के पास है तो बेटी व्यंजन अपना बना रही है, बोलो। जब आप बनाएंगे तो तब आप जरूर दिखाना इसमें लाइव बनाते अच्छा हुए। ठीक है, हाँ जरूर बना के दिखा देंगे। हम लोग ओ सीख दीदी, लेंगे आपसे। हाँ, दीदी जब हम सत्तू, हाँ, सत्तू अकेला लेती है या उसमें कुछ और भी आटा दूसरा मिलाती है? अकेला नहीं सत्तू? सत्तू, हाँ अकेला सत्तू ही रखते हैं, अच्छा, चने का सत्तू। हाँ चने का सत्तू, हाँ, उसमें दूसरा कुछ नहीं मिलाते? नहीं दूसरे आ, कुछ नहीं डालते। अच्छा, अगर मकई का भी हमारे लोग मिलाते हैं, लेकिन जो यात्रा वगैरह में रखते हैं वो चने का ही रखते हैं। मधुजा जी, हमारे यहाँ सत्तू का पीठ ऐसे बोलते हैं इसको ना, जैसे कि गेहूं रहता है और उसमें चने की दाल रहती है, और उसको भूनते हैं और उसको पीस के लाते हैं, और उसको फिर बाद में हम गुड़ के साथ उसको से खा लेते हैं। हाँ, गुड़ के साथ में वो दलिया टाइप का बना के लोग खाते हैं। हाँ, दलिया बनाते हैं, बस हाँ, वैसे ही मीठा अपनी। दलिया, वो गेहूं के हम भी बनाते हैं, क्योंकि जब फैक्ट्री में लोग काम करते हैं ना तो उन लोग के लिए गुड़ का सेवन ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरे फादर फैक्ट्री में थे तो वही गुड़ का दलिया ज्यादा पसंद करते थे खाना। चलिए, बहुत सुंदर मधुजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये हम सत्तू के पराठे अवश्य सीख लेंगे, और योगाहार के सभी भाई बहन भी अपने अपने घर में बनाएंगे हाँ, और खाएंगे। चलिए, और चलिए इस बहुत बहुत मंच धन्यवाद जी। जी, बहुत ठीक है, बहुत ओम दीदी। धन्यवाद। चलिए आगे इस योगाहार मंच को आदरणीय श्री हेलो। नीरज भाई साहब के पास सौंप देते हैं, ताकि वो आप आगे बढ़ाए। जी जी, अनिल गौर साहब ने भी हैंड राइज किया है जी। बहन जी, ये बताएं कृपया कि जो सत्तू में आपने जो मसाला बोला, कलौंजी और अजवान और ये सब मिला के, तो इसका जो पीठ बना के, इस पीठ को गेहूं के आटे में अंदर करके ही बनाया जाता ना जी जी पराठा, या जी जी केवल जी इसी जी। का बनाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, गेहूं के आटे में, गेहूं के आटे में भी, और आप मिक्स आटे में भी बना सकते हैं। हाँ, मतलब इसको जरूरी जो नहीं पीठ केवल बना गेहूं के के आटे में बनाए। उसकी गोली बना के, और गेहूं के आटे, या जो भी हाँ है, हाँ गेहूं हाँ। मैक्सिमम चलता है इधर मध्य प्रदेश में, जी तो जी गेहूं जी के जी आटे जी के जी अंदर जी उस जी। गोली को अंदर करके ही फिर हाँ हाँ लोई बना के फिर जी। पराठा बनाया जाए ना? हाँ हाँ जी जी जी। तो वो एक्चुअली भुरभुरा होता है। वो जो सत्तू का जो आप सत्तू को जो मिक्स किया जाता है ना, तो वो हाँ, गीला नहीं होता, वो भुरभुरा होता है। अच्छा, भुरभुरा करना है उसमें, उसमें जी, इतना तेल भुरभुरा यूज रहता है, वो करना है कि भुरभुरा भुरभुरा रहेगा रहे वो। वो। हाँ, भुरभुरा रहेगा वो। उसमें उसको और लिट्टी तो, पानी की मात्रा एकदम नाम मात्र की डालनी है, सरसों तेल में ही एक्चुअली उसको सानना है पूरा। हाँ, मतलब भुरभुरा तक सानना है उसको। हाँ हाँ, भुरभुरा हाँ, सानना क्योंकि जी, थोड़ा लिट्टी तो मैंने खाया है, सब इटारसी में हमारे साथ हमारे एक मित्र थे, जी तो जी जी। वो लिट्टी तो मतलब कई बार खाया है। हाँ पराठा हाँ नहीं खाया है।
हम लोग यात्रा में चलते हैं ना, तो वो जो लिट्टी बना लेते हैं उसमें लहसुन प्याज केवल नहीं डालते हैं, तो वो लिट्टी जो है 2-2 3-3 दिन तक काम करती है, खराब नहीं होती। आज मालूम पड़ा आपके जो है इस चेहरे की चमक का राज। आज बहन जी के द्वारा बताया कि आपका जो है ये राज है, ये छुपाए थे अब हम। ठीक है, ये सब तो गुरु की कृपा है, जो उनका आशीर्वाद मिला हम लोगों को और जीवन इस तरह से चल निकला। 66-67 साल में लगता है आपकी उम्र जो है 44, 45, 50 तक लगती है। और देखो आप कितना बढ़िया स्वस्थ और प्रसन्न, और ये योग और आहार का प्रभाव है जो आज आपने शहर में किया, सदन में सब भाई बहनों ने सुना। हम चाहेंगे कि सभी भाई बहनों के इसी प्रकार से चेहरे चमकते रहें और पूरा परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और ये योग आहार उत्सव जब मनाएंगे तो जरूर जो है बहन जी और आप आए और वहाँ बना के खिलाएंगे। और हमारी एक बहन पहले भी ऐसा ही संगम होगा, नए व्यंजन खाएंगे और सभी परिवार के साथ बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे। धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी। ओम ओम। जी रंजना जी आगे संचालन करिए आप। ये मैं आपको सौंप दिया था, वैसे आप आगे आप करिए। जी आवाज नहीं आई, क्या बोल रही जी? आगे आप हो गया जी आप अभी संचालन करिए, आगे इस क्लास को आगे बढ़ाइए। जी आप भी, और भी हमारे सदन में कोई भाई बहन सवाल करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है, पूछ सकते हैं। एमएल गौर साहब का हैंड रीच है, एमएल गौर साहब का पूरा नहीं हुआ है जी। ओम नहीं, पूरा नहीं। एक बात और बीच में ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जो आपने आज के चीफ गेस्ट महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी जो दी है, उसके साथ में एक चीज थी, ज्वाइंट पेन और आर्थराइटिस के लिए जो हल्दी, सौंठ और क्या क्या चीज थी, वो थोड़ा हाईलाइट कर दें सबको, क्योंकि उसमें शायद सब लोग नहीं सुन पाए होंगे, मैं भी नहीं सुन पाया प्रॉपर। मैं बता देता हूँ। तो स्वामी जी के साथ स्वामी जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना है, हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, ये 4 चीजें बराबर मात्रा में मिला के चूर्ण बना के घर में रख लेना है। इससे ज्यादा कारगर कोई दवा जोड़ों के दर्द की हो नहीं सकती। एक मिनट भाई साहब बताइए। हल्दी, मेथी और सौंठ, अदरक का सूखा हुआ होता है, उसी को सौंठ बोलते हैं। हाँ। और अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा पाउडर आता है ना, पतंजलि का आता है अश्वगंधा। ओके हाँ। जी बराबर मात्रा में मिलाना है इसका। इससे बढ़िया कोई दवा हो नहीं सकती जोड़ों के दर्द की। कितना ग्राम लेना है? बराबर मात्रा में। अगर 50-50 ग्राम लेंगे तो चारों 50-50 ग्राम लेंगे। सुबह शाम एक चम्मच लेना है। खाने के लिए किस तरह लेना है, कितनी मात्रा में सेवन करें वो भी बताइए, और कितनी बार। और लेना है 2 बार, छोटे चम्मच से। चाय वाली चम्मच है ना, चाय वाली चम्मच जो होती है, छोटी चम्मच, उस चम्मच से आधा चम्मच ले सकते हैं, आधा से लेकर 1 चम्मच, जैसी जिसकी जरूरत हो। जी आदरणीय हो जी। और साथ में एलोवेरा का सेवन भी करें। अगर ताजा एलोवेरा मिल जाए तो वो भी बहुत जबरदस्त कारगर है इसमें। एक मिनट, गर्म पानी से लेना है। जी सब जी मैं पूछ लेती हूँ, आप सब अपने माइक बंद कर लीजिए। 1 मिनट। जी भाई साहब, ये इसका पाउडर बना दिया, इसको भूनकर पाउडर बना है ना? हाँ, पाउडर बनाना है। मिक्सी में पाउडर बना लीजिए। अरे हल्दी का पाउडर तो आता ही है, पतंजलि का बना हुआ। जी हाँ। अश्वगंधा का पाउडर आता ही है।
तो बाकी मेथी और सौंठ का पाउडर केवल बनाना है। तो मेथी थोड़ा गर्म कर लिए तवे पर, और सौंठ तो सूखा हुआ आता ही है, उसको मिक्सी में ग्राइंड करके पीस लीजिए उसको। जी हाँ। हल्दी और अश्वगंधा में तो कोई समस्या नहीं है, वो तो बना हुआ आ जाता है पाउडर। जी जी जी। मेथी और सौंठ को पाउडर करना पड़ेगा और मिला के रख लीजिए। और छोटे चम्मच से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम में गुनगुने पानी से लीजिए। दूध के साथ भी ले सकते हैं। जी वो और साथ में एलोवेरा का सेवन जरूर करें। जिनको भी जोड़ों का दर्द है, एलोवेरा का गुद्दा या एलोवेरा का जूस जरूर लें। जी जी एलोवेरा बहुत खाने का, ताजा एलोवेरा खाने का तरीका यही है कि एक डंठल उसकी काटिए और उसको किचन में गिलास में खड़ा करके रख दीजिए। उसमें से जब पीला पीला पदार्थ सब निकल जाए रात भर में, तो सुबह एलोवेरा का छीलिए उसको, ग्रीन हरा वाला भाग, और अंदर वाला ट्रांसपेरेंट भाग जो है उसको निकालिए और उसी को खा जाइए। 5 से 10 ग्राम, 20 ग्राम भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी पेट जी भी ठीक रहेगा उससे। जी। धन्यवाद। और आगे हमारे ज्योति बहन जी, आप कुछ पूछना चाहते थे, अभी आप पूछिए। ज्योति बहन जी। धन्यवाद, मैं पूछ चुकी हूँ। अच्छा, ओके ओके। आदरणीय राज राजेंद्र जी, राजीव जी आप पूछना नहीं, 1 मिनट भाई साहब, उन्होंने माइक चालू किया था ना। जी पूछिए भाई साहब। नहीं मुझे पूछना ही था। उसमें हो गया समाधान, क्योंकि वो मात्रा का जानना था, तो मान्यवर ने मात्रा बता दिया है कि आधा से 1 चम्मच के बीच में। धन्यवाद। जी जी ओके जी, धन्यवाद। और आगे आदरणीय भगवान दास भैया जी। जी मेरा सबको ओम प्रणाम वंदन। अभी हमारे महोदय जी ने जो मात्रा बताई है हल्दी मेथी सौंठ की, तो इसमें अश्वगंधा की मात्रा आधी होती है, चारों बराबर नहीं होती, तो उसको थोड़ा करेक्शन कर ले। वो और आप ठीक है, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है हमारा। आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं और बराबर भी रख सकते हैं। जी। शाम में 100 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम उसमें अश्वगंधा मिलेगा, ऐसा उसका है। तो जी उसमें थोड़ा करेक्शन कर लें तो अच्छा कोई रहेगा। बात, ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव। जी। हल्दी, सौंठ, मेथी 300 ग्राम, 300 ग्राम हो गए ये, और अश्वगंधा 50 ग्राम। जी बहन जी, जी हो। चलिए, घुटनों के दर्द के लिए समस्या का समाधान हो गया सबका। और हमारे आदरणीय शिवजी कुमार जी भाई साहब ने बता दिया है। आगे और भी किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास और 5-10 मिनट है, चर्चा करेंगे, फिर बाद हम समापन करेंगे। किसी को कुछ समस्या पर पूछना है जी, हैंड राइज कर सकते हैं। चलिए, मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रित करती हूँ। जी स्वागत है। जी बहन जी प्रणाम, धन्यवाद सभी को। आज का योग का क्लास हम लोग का बहुत अच्छा रहा, और साथ में आदरणीय मुख्य अतिथि ने जो भोजन के बारे में बताया वो भी अनुकरणीय है। सबसे बड़ी बात ये रही कि ये सारी चीजें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और अपने अनुभव के हिसाब से इन्होंने बताया। और किसी भी काम में जब अनुभव प्राप्त हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक एक तरह से प्रमाणिकता कहिए उसको, कि उसको मिल जाता है। जैसा कि हम लोग भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें निश्चित रूप से अंदर किए हैं जिसका लाभ काफी रूप से हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से खाने पीने की जो चीजें हैं, इसमें
अवेयरनेस की जरूरत है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है उनको। मैं देखता हूँ लोग खाना खाने बैठते हैं और खास तौर से विवाह शादियों में, तो वो खाना खाने के तुरंत बाद जितना खाना खाए रहते हैं और जितना पेट में और जगह रहता है वो पानी से भर लेते हैं। हो सकता है कि उनके जीवन में इस तरह का कोई नहीं मिला हो कि वो बताने के लिए कि नहीं अभी आप न पानी पिए, आप 40 मिनट 45 मिनट आधा घंटा 1 घंटे के बाद पानी पिए, तो वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनके जीवन में कभी कोई नहीं मिला होगा, या हो सकता है कि जानकारी के बाद भी वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से उनको दिक्कत है। हम लोग देखते भी हैं कि जो लोग थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं अपने खुद जीवन में बताऊं कि 5-7 चीजें बड़ा सिस्टम से रखा हूं और बहुत फिट एंड फाइन है, कोई दिक्कतें नहीं है। तो ये चीज है। और मुख्य अतिथि जी का जो आज का संवाद रहा निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा है। और ये जो आप लोगों ने खासतौर से मध्य प्रदेश के लोग जो आज ये सत्तू के बारे में जानकारी प्राप्त किए, मैं भी चूंकि बिहार में ही हाजीपुर में रहता हूँ और हम लोग के वहाँ ये चीजें, रहने वाला भी यूपी का हूँ, तो ये यूपी बिहार की बड़ी अच्छी चीजें हैं। सत्तू जो है रोटी में भर करके पकाना, फिर उसको वही जो आप लिट्टी बाटी बोलते हैं, जो से बढ़ते हैं। खासतौर से ट्रेवल के लिए तो ये रामबाण है। वैसे जगह पे जहाँ पे ट्रेन में आप चल रहे हैं और वहाँ ट्रेन में खाने पीने की चीजें बड़ा कम मिलती हैं, तो वहां पे ये चीज रहता है। तो कई दिनों तक अगर आपका ट्रेन का थोड़ा सा लंबा भी सफर है और अगर ट्रेन में कुछ अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा है, या आप ये चाहते हैं कि मैं बाहर से कुछ ये चीज बड़ा काम। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज का सत्र अच्छा रहा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आप बहुत सुंदर कहा। और आगे आदरणीय श्री शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जी शरद भैया, आपका स्वागत है। मेरी अब तक आवाज आ रही है? चलिए, आदरणीय रघुवीर रावत सर उत्तराखंड से है, आपका स्वागत है। अगर आज के विषय में कुछ आप बोलना चाहते हैं। चलिए, आवाज नहीं जा रही है। और गजानन बाजड़ जी जुड़े हुए हैं। गजानन बाजड़ जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरी आवाज नहीं जा रही है। आगे हम इस कार्यक्रम को अभी यहीं पर विराम देते हैं। 8:25 हो रहे हैं और समापन के लिए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर आमंत्रित करते हैं। जी। मेरी आवाज जा नहीं रही है? सदन में आवाज आ रही है मेरी? आ रही बहन जी, आ रही है। जी हाँ जी भगवान दास भैया जी, अभी आप ही आभार करा दीजिए। भाई साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। जी, मेरे इसमें वो लिस्ट नहीं निकल रही नामों की, तो मैं सबके नाम फिर ना ले पाऊं। जितना स्क्रीन में दिख रहा वही बता पाऊंगा। चलिए मैं आभार कर देता हूँ मैडम। जी शरद भैया, आपको आवाज दी थी आज के योग शिक्षक चीफ गेस्ट, और आप बाहर पर कुछ बोलना चाहते हैं, आपको सादर आमंत्रित किया था मैंने। चलिए ठीक है, आभार करा दीजिए। मैं आभार व्यक्त कराता हूँ जी। आज की योगशाला बहन जी ने बहुत अच्छी कराया
और योग के साथ किन बीमारियों में किन में फायदा करेगा ये भी उन्होंने बताया। और एक एक छोटे छोटे से सूक्ष्म योग बहुत विशेष रूप से उन्होंने काफी टाइम दिया इस बार योगों में। एक एक योग में 5-5 मिनट 10-10 मिनट का उन्होंने समय लगाया। और आज का जो आहार पे चर्चा चल रही है, विशेष मुख्य अतिथि जी ने बहुत आहार के विषय में बहुत सारी बातें रखी। ये भी एक अखंड अध्याय है, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई और इसमें कैसे आहार का जो विशेष की भाई कैसा भोजन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। उनका मुख्य जो था शाम का भोजन योग करने वालों के लिए कि 7 से 8 में आप मुख्य भोजन लीजिए। और मध्यम भोजन जो उन्होंने बताया 8 से 9 उनका टाइम था जो विशेष उन्होंने ये बातें रखी थी। ये सदन के लिए बहुत विशिष्ट बातें थी। और आज के कार्यक्रम में भ्राता भगवान दास